अर्लीस्ट अवेलेबल टेक्स्ट, ये तो हिंदू नाम नहीं लग रहे। क्या क्या स्ट्रीम्स क्या हैं एस्ट्रोलॉजी की? आगे लाइफ में एआई से शायद हो सकता है पत्रियां भी देखी जाएं। सन साइन और मून साइन, सब कुछ भाग्य है। तो अगर सब कुछ भाग्य है तो फिर मैं कर्म क्यों कर रही हूँ? आपने अपनी कहानी बताई, अब मेरी कहानी तो आपने सुनी अभी। भाई एक डॉक्टर की एक जन्मपत्री होती है तो रिक्शे वाले की भी तो होती है। देखिए मैंने क्या देखा है, सबने देखा है। विवाह दो लोगों का, उसमें आप पत्री का क्या रोल देखती हैं? थोड़ा सा गैस वर्क है। कितना डीप कैलकुलेशन होता है, मतलब बहुत मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मृत्यु, डेस्टिनी नहीं बदलती आई वुड से। अच्छा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, देखिए समय में ही बदलाव आ गया। इस्लाम कितना मानता है एस्ट्रोलॉजी? बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। स्टोन्स में आप बिलीव नहीं करती हैं? वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, मैंने आपको बोला ना, हम भी तो उसी जनता का पार्ट है। 2025 कुछ बहुत बड़ा संकट लेकर तो नहीं आ रहा है देश के लिए, धरती दुनिया के लिए? नमस्कार, लिविंग रूम कॉन्वर्सेशंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये एक ऐसी विद्या है जिस पर हम में से बहुत सारे लोग अंधविश्वास करते हैं। मेरे जैसे बहुत से लोग विश्वास करते हैं और बहुत सारे लोग पूरी तरह से अविश्वास करते हैं। लेकिन अंधविश्वास करें, विश्वास करें या अविश्वास करें, ज्योतिष को लेकर हम सबके मन में बहुत सारे सवाल तो हमेशा रहते ही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अपने इन कॉन्वर्सेशंस में इन सवालों के जवाब ढूंढे जाएं। और मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं एक बहुत ही खास मेहमान, आचार्य रीना शर्मा। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा के लिविंग रूम कॉन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऋचा जी, इट्स अ प्लेजर। चलिए, अभी आपने सुना मैंने क्या कहा, अंधविश्वास, विश्वास और अविश्वास। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी रीना जी, आप एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल कहूँ अगर, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपके लिए क्या है, क्या मायने रखती है? सिर्फ एक प्रोफेशन है या कुछ और? देखिए एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष, जब हम ज्योतिष कहते हैं तो ज्योतिष मतलब ईश्वर की ज्योति। तो मेरे लिए ये ईश्वर की ज्योति बन के मेरे जीवन में आई, जिसने मुझे वो एक पावर दी एक्सेप्टेबिलिटी की। आफ्टर लर्निंग ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी जब मैंने पढ़ी या पढ़नी शुरू की, उसमें मैंने डीप डाइव करा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं कुछ बहुत देखती थी लोगों में कि ये ऐसा है या इसके अंदर ये फ्लॉ है, ये तो बहुत ज़्यादा क्रूअल है या लोगों के साथ खराब करता है, जजमेंटल थी, वो चीज़ सबसे पहले गई मेरे अंदर से। आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग पीपल, आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग लाइफ। मैं नॉन बिलीवर नहीं थी लेकिन क्यूरियस थी, बहुत क्यूरियस थी कि ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। सो दैट क्यूरियोसिटी वाज देयर इन मी फ्रॉम माय चाइल्डहुड। सो वो चीज़ को शांत, वो क्यूरियोसिटी को जैसे कहते हैं क्लोजर मिला, तो क्लोजर मिला, एक तो मन में शांति आई और एक्सेप्टेबिलिटी आई। सो मेरे लिए ज्योतिष सब कुछ है। लेकिन आज अगर आप एज एस्ट्रोलॉजर अपना परिचय देना चाहेंगी तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगी अपने बारे में? उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको बताऊं। When I was a child, I lost my father at a very early age. I was just 13. तो वो एक बहुत ट्रबलसम टाइम था मेरे जीवन का। और मेरी माँ के लिए जब मैं उन्हें देखती थी कि वो बिल्कुल अकेली पड़ गई और मैं उनको बहुत ज़्यादा स्लॉग करते हुए देखती थी। शी स्टार्टेड वर्किंग, जब हाउस वाइफ्स हुआ करती थी तो उन्होंने काम करना शुरू करा। शी बिकेम अ सोशल वर्कर। नाउ व्हेन शी वाज अ सोशल वर्कर तो और ज़्यादा मुझे सोसाइटी, लोगों के दुख, ये सब, क्योंकि मैं उनके साथ कभी कभी जाती थी, गाँवों में जाती थी, अंदर डीप विलेजेस में जाती थी जहाँ बालवाड़ी और ये सब होता था, तो वो वहाँ काम करती थी, तो सब कुछ देखती थी मैं। सिमिलरली मुझे लगता था सब तरफ ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मेरी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा की। और फिर ये था पर्सनल लेवल पे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी माँ के साथ। सो ऑल दोज थिंग्स वर देयर, जिन थॉट्स के साथ मैंने बड़े होना शुरू किया। फिर हम एक उस एडोलेसेंट एज में आते हैं, बड़े होते हैं 16-17 साल के। तो उस समय पे जब मेरी फ्रेंड्स, मेरे जो साथी लोग थे, वो मिल्स एंड वून पढ़ते थे और नैन्सी ड्रू और ये सब पढ़ते थे हमारे एज ग्रुप के। सो मेरा रुझान था कि बेजान दारूवाला और लिंडा गुडमैन, क्योंकि ये चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल थी। उस समय पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होता है कुछ नहीं पता था, बस ये था कि जानना था कि ये इंसान ऐसा है तो क्यों है, उसका मतलब ये। फिर धीरे धीरे पता चला अच्छा प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, प्लैनेट्स का सिग्निफिकेंस होता है। फिर धीरे धीरे अच्छा सन है तो इंसान ऐसा होगा, मून है तो कौन सा प्लैनेट ज़्यादा गवर्न कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट वहाँ से शुरू हो गया।
एंड देन समवेयर ये जो इंटरेस्ट था जब फैमिली लाइफ में आए तो कहीं पीछे छूट गया और बिजी हो गए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ एंड आई वॉज वर्किंग, आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल। फिर आफ्टर माई सेकेंड चाइल्ड मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया, मैंने सोचा कि सबैटिकल लूँगी फिर काम करूँगी। तो उस ब्रेक में जैसे कहते हैं ना कि आई गॉट माई कॉलिंग, मुझे उस चीज़ ने वापस बुलाया जो मैंने कहीं छोड़ दी थी, छूट गई थी। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया मेरे सवालों के जवाब आने शुरू हुए और फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। उसके बाद तो फिर सबसे पहले वैदिक पढ़ा क्योंकि पाराशरी ही सबसे डीप या सबसे एंशिएंट है। उसके बाद इसकी और जो बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, जेमिनी, नाड़ी। मैं ये पूछना, मेरा अगला सवाल यही था कि क्या क्या स्ट्रीम्स क्या हैं एस्ट्रोलॉजी की? नहीं, इसमें बहुत हैं, मतलब देखिए आपने कहा एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया। हाँ। एक वैदिक नहीं है, वैदिक एक्चुअली इज द मदर ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स। तो वहाँ से सब निकल के आता है। आप अगर फ्लो चार्ट बनाएं तो पाराशरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी टॉप पे, पाराशरी, हाँ, ठीक है। अगर हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, हिंदू एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद उसकी बहुत सारी स्ट्रीम्स निकली, नाड़ी, नंदी नाड़ी, एंड देन जेमिनी, और फिर तो बहुत सारी निकलती चली गई। एक तरीके से वास्तु भी, जो कि बहुत बाद में आया, या न्यूमरोलॉजी, वो सब कुछ उसके नीचे धीरे धीरे आता चला गया। तो मॉडर्न साइंसेस के हिसाब से उसमें एस्ट्रो वास्तु आ गया, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कंबाइन किया गया, तो रिजल्ट्स और अच्छे आ रहे हैं। मतलब लोगों को हेल्प और अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हो। बिकॉज जब तक एस्ट्रोलॉजी था तब तक आपने डायग्नोज कर ली प्रॉब्लम, लेकिन अब उसका उपाय क्या, उसका सोल्यूशन क्या है, मैंने बीमारी डायग्नोज करी, उसका मैं क्या किसी को ट्रीटमेंट दूँ, वो वैदिक में है। जैसे प्रोपिटिएशन ऑफ प्लैनेट्स है वैदिक में, बृहद पारशर। प्रोपिटिएशन मतलब शांत करना ग्रहों को, अच्छा, वो है। और बृहद पारशर होरा शास्त्र में वॉल्यूम 2 में जब आप जाएंगे तो लास्ट के कुछ चैप्टर्स में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। लेकिन वो इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था, पहले ज़माने में नहीं होता था, तब सभी पूजा पाठ करते थे रेगुलर बेसिस पे। अब वो डिफ़िकल्ट होने लगा, लाइफ जैसे जैसे दौड़ रही है, भाग रही है, फास्ट हो गई, तो उस समय पे लोगों के लिए ये करना ना, बैठ के मंत्र जाप, पूजा पाठ, ये सब डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो वो जो आज भी मैं उनको बोलूँगी सबसे ज़्यादा महत्ता मैं उन्हीं को देती हूँ, लेकिन जब ईजी बनाने के लिए जो सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो थोड़ा वास्तु को ऐड करके, थोड़ा ये करके उनको रिलीफ आना चाहिए बस। जबकि डेस्टिनी नहीं बदलती है, आई वुड से। ये तो मेरा डिस्क्लेमर है। हाँ, मैं हम आगे बात करेंगे, बहुत सारे सवाल जो मैंने कहा कि हैं। एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर है, वो वही नींव है, उस पर सारी इमारतें अब खड़ी हो रही हैं। अर्लीस्ट अवेलेबल टेक्स्ट या ओल्डेस्ट अगर मैं कहूँ, वो कौन सा है जहाँ पे आज भी आप कोई पढ़ सकता है कि अच्छा ये लिखा है वहाँ पर? इसमें भी ना अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे जो मैंने सीखा या समझा, सबसे पहले पढ़ा, वो था कि ऋग्वेद से या वेदों से ज्योतिष निकला है, जिसमें कि कहते हैं कि 1600 BC से कहीं मतलब थे, और फिर 1600 BC से लेके 1200 BC के बीच में फर्स्ट टेक्स्ट अवेलेबल हुआ था। ये मैंने पढ़ा है। सो उस समय के ये स्क्रिप्चर्स हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा बाद में कि ये जो हम इंग्लिश में प्लैनेट्स के नाम पढ़ते हैं, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये तो हिंदू नाम नहीं लग रहे। तो फिर उनके ऊपर पढ़ना शुरू करा तो पता लगा कि ग्रीस से भी एस्ट्रोलॉजी के रूट्स दिखते हैं, वहाँ से भी आए हैं। तो ग्रीस, मेसोपोटामिया से आपको कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स मिलते हैं ज्योतिष से रिलेटेड। इनफैक्ट जो हम घर में जो हमारे घरों के अंदर हम जन्म पत्रियाँ देखते हैं, वो होरा शास्त्र है। होरा इज़ नॉट एन इंडियन टर्म, इट्स अ ग्रीक टर्म। अच्छा, हाँ, होरा सुनती तो मैं बहुत। हाँ, जो ये हम जन्म पत्रियाँ देखते हैं ना, इसे होरा ज्योतिष बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं, एक संहिता है, एक गणित है और एक होरा है। तो जो संहिता है वो एस्ट्रोनॉमी है, गणित वाला पार्ट हमारा मैथमेटिकल पोर्शन, कैलकुलेटिव पार्ट जो है ज्योतिष का, एंड होरा इज़ व्हेन यू आर एनालाइजिंग। सो इफ़ आई टॉक इन जिस्ट, तो एस्ट्रोलॉजी ना तो साइंस है ना आर्ट है, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। इंट्यूशन इज डिविनिटी, डिवाइन तो उसका है ही पार्ट। मतलब अगर किसी एस्ट्रोलॉजर में इंट्यूटिव पावर्स नहीं है तो क्या वो उस पत्री को वैसे ही पढ़ सकता है जैसे कोई दूसरा? मतलब यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगी एआई बहुत ज़्यादा आ रहा है। आगे लाइफ में एआई से शायद हो सकता है पत्रियाँ भी देखी जाएं, तो क्या चीज़ मिस होगी वहाँ? इंट्यूशन एंड डिविनिटी, ये 2 चीज़ें नहीं हो सकती। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को आई डोंट थिंक एआई कभी बीट कर पाएगा। तो अब आप प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर कहती हैं अपने आप को पूरी तरह से? जी, अब मैं पूरी तरीके से अपने आप को बोलती हूँ, आई एम आचार्य रीना शर्मा, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। आई डाइव डीप इनटू लाल किताब ऑल्सो। आई यूज़ वास्तु एंड आई एम अ लाइफ कोच। जो बृहद पारशर होरा शास्त्र है,
उसमें शुरू में ही फर्स्ट चैप्टर में कुछ बड़े बेसिक फंडे हैं, जैसे उसमें बताते हैं कि ज्योतिषी कैसा होना चाहिए। अब होता क्या है, हर ज्योतिषी उसको पढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ जाता है तो आगे के चैप्टर्स में ध्यान है भाई कि ये ग्रह, ये राशि, ये नक्षत्र, ये वो भूल जाता है कि बेसिक क्या था। अगर आप बेसिक्स से चिपके रहेंगे ना, उन्हें नहीं छोड़ेंगे, तो आप अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में। जैसे हम देश काल पात्र को ना भूलें, जो एक बेसिक फंडा है कि भाई किस देश से, किस तरीके के कंट्री से या एरिया से इंसान आपके पास आ रहा है। काल मतलब किस समय आ रहा है, व्हाट इज़ द टाइम, मतलब कौन सा, क्या पुरानी सदी थी या अब के समय में आ रहा है, मॉडर्न टाइम्स में आ रहा है, तो वो टाइम का हम ध्यान रखेंगे। और पात्र तो किस कंडीशन में आ रहा है, उसकी मानसिक हालत क्या है, वो सब चीज़ें देख के वो एक पार्ट बनता है। इट्स एन अमलगमेशन ऑफ मैनी थिंग्स व्हेन यू आर लुकिंग इनटू अ पत्री। आई एम अ बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मैं कुछ सवाल नॉन बिलीवर्स की तरफ से आपसे पूछना चाहूँगी जो खारिज करते हैं। प्लीज़ है ना, सन साइन और मून साइन, तो वो जो इंग्लिश कैलेंडर है वो सन पे चलता है, तो जो नॉन बिलीवर्स हैं वो ये कहते हैं कि अरे ये इसका पढ़ना है या इसका पढ़ना है, वो वीकली वो देखना है जो हमारा आता है फॉर्चून टेलर्स जो होते हैं, तो किसको माना जाए, क्या सही है? जब भी कोई भी ह्यूमन जन्म लेता है तो उस समय पे उसका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा सा नक्षत्र बताती हूँ। जैसे हमने कहा कि प्लैनेट्स 9 हैं, राशियाँ 12 हैं, घर भी एक कुंडली में 12 हैं, ऐसे 27 नक्षत्र भी पार्ट हैं ज्योतिष का। इनफैक्ट मुझे आज ऐसे बताना पड़ रहा है क्योंकि 85 to 90% लोग मेरे ही फील्ड के, डोंट माइंड, लेकिन वो इसको यूज़ नहीं करते हैं, जबकि नक्षत्र ही जड़ है, वो ही बीज है। उसी से नक्षत्र मतलब नक्शा, इट्स अ नक्शा, मैप, कि वो आपको रास्ता बता रहा है कि, और एक प्लैनेट के अंदर या एक राशि में मैं बोलूँ तो 2.25 के करीब नक्षत्र आ जाते हैं। 9 उसमें पार्ट्स आ जाते हैं नक्षत्र के, 2.25 नक्षत्र है। और वो नक्षत्र भी देखिए, अगर मुझे ये बोलना है, मैं समझाती हूँ कि अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में इस जातक ने जन्म लिया, तो उसका, तो मैं यहाँ पे, और उसमें भी कौन से पद में, तीसरे पद में, तो मैंने आपका एड्रेस बताना है किसी को, तो मैं उसे एड्रेस बता रही हूँ कि भाई नोएडा में है, फिर इस सोसाइटी में है, इस बिल्डिंग में जाना है, इस घर में जाना है, वो बिल्कुल वहाँ तक लेके जाता है नक्षत्र। तो ये हो गया हमारा मून साइन, जो कि वैदिक से रिलेट करता है। आपने बात करी सन साइन की, वो जो डेट टू डेट लिखा होता है। अब डेट टू डेट में क्या होता है, देखिए मैं भी जब छोटी थी तो वही पढ़ती थी अखबारों, क्योंकि बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि इस हफ्ते क्या होगा, कैसे होगा, सो वो पढ़ते थे। लेकिन असल में वो क्या होता है, मैं उसको पूरा खारिज नहीं कर रही और पूरा ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत जेनरिक है, क्योंकि वो पूरे महीने का एक लिब्रा का बता दिया या पाइसेस का बता दिया। अब सभी पाइसियंस के साथ तो ऐसा नहीं होगा ना कि जो उसमें लिखा है कि सब कुछ हो रहा है, कोई एक आधा चीज़ क्लिक कर सकती है, आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन जो बहुत आपको सटीक जानकारी लेनी है वो तो आपको इसी से मिलेगी जब आप नक्षत्र बेस्ड ज्योतिष को फॉलो करेंगे। एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है, कभी हम लोग भी जब क्यूरियोसिटी की बात करते तो हम भी कहते थे, और अब मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनती हूँ, मेरा जन्म एक शहर में, एक मेडिकल कॉलेज में एक तिथि और उस पर हुआ, आसपास और भी बच्चों का जन्म हुआ होगा, ठीक है, मैं कहती हूँ अगर सिर्फ उसी अस्पताल में उस काल में 2 या 4 का भी सपोज जन्म हुआ है उस जगह पे, क्या सबका भाग्य मेरी तरह चल रहा होगा? सबके जीवन में परेशानियां या सुख सब कुछ मेरी तरह चल रहा होगा? देखिए वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना देश काल पात्र का, यहाँ जिसकी हम बात कर रहे थे, बट ये तो सब सेम है ना, देश काल पात्र, काल भी सेम है, देश भी सेम है, पात्र भी सेम है, लेकिन यहाँ पे रोल आ जाता है D60, एक चार्ट होता है, वर्गा चार्ट होता है D60। उसमें क्या होता है, जब आप D60 में जाते हैं तो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे, ये ट्विंस के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे ट्विंस हुए हैं, हमें देखना है कि दोनों, अब ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब 2 भाई हैं एक साथ हुए या 2 बहनें तो एक सा भाग्य है, क्योंकि आप अपना जो, अब यहाँ पे कर्मों की बात करेंगे कि इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास बहुत कपड़े हैं और आप को एक जर्नी पे जाना है, तो आप उन कपड़ों में से कुछ अच्छे कपड़े सिलेक्ट करेंगे, अपने बैग में भरेंगे और जर्नी पे जाएंगे। सो वो जर्नी इज़ द सोल्स जर्नी, जो आपका प्रारब्ध है, बहुत सारे पुराने कर्मों का, आपने एक बहुत सारे कपड़े हैं, वो आपका कर्म है, उनमें से आपने कुछ पिक किए, आप मूव कर गए, तो संचित कर्म लेके आप इस जर्नी में आपने ट्रैवल किया और लाइफ ली। यू कम थ्रू 5th हाउस ऑफ अ हॉरोस्कोप विच वी बिलीव, तो वो पुनर्जन्म, तो वहाँ संचित कर्म लेके आप आ गए।
अब वो कर्म जिसके जैसे रहे होंगे पास में, उस तरीके से उसकी लाइफ होने वाली है आगे। और वो आपको किसी हॉरोस्कोप के 5th हाउस से पता चलता है? से पता चलता है 5th हाउस एंड मेनी अदर थिंग्स टू बी सीन इन दैट। तो उसमें थोड़ा भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अगर फर्क पड़ता है और उसके प्लैनेटरी प्लेसमेंट का, या एक बार को आप देखेंगे लग्न कुंडली सेम है, D1 बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके वर्गा चार्ट्स में फ़र्क आ रहा है क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी फ़र्क माना जाएगा, प्लस आपके प्लेसमेंट्स। वो दिखता है, मतलब ट्विंस की भी पत्री एकदम अलग हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। पत्री नहीं, मतलब पत्री आप ऊपर से देखोगे आपको लगेगा लगन सेम है, प्लैनेट सेम है, सब सेम है, लेकिन जब आप उसके वर्गा चार्ट्स बनाओगे, डिविजनल चार्ट्स बनाओगे, स्पेशली द D61, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। इतने डिटेल में कोई जाता है आजकल चार्ट्स बनाने या उसको पढ़ने? यही तो फ़र्क है। मतलब अब ये इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि किस चीज़ के लिए नेटिव आपके पास आया। सपोज नेटिव आया ही इसलिए कि मेरा भाई और मैं एक साथ हुए और फिर ये हुआ, या मेरे 2 बच्चे हुए हैं, आप इनका प्लीज़ गाइड करेंगे कौन क्या करे, तो उसमें फिर हम देखते हैं सारे। हर पत्री को इतना इन डेप्थ देखने की ज़रूरत नहीं, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम पर्सन इज़ फेसिंग। लेकिन तो फिर अगर मैं वहीं आती हूँ कि अगर 3 और बच्चों ने मेरे साथ ही जन्म लिया होगा, तो फ़र्क आप ये कह रही हैं कि पिछले जन्म के कर्म, मतलब क्या एस्ट्रोलॉजी में पिछले जन्म के कर्म इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आज हम बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। कर्मों का तो प्रारब्ध जो कर्म है हमारे एक जीवन के तो है नहीं, पता नहीं कितनी लाइव्स के वो इकट्ठे कर्म हैं, उसमें से हमने कुछ उठाए और हम इस जर्नी पे निकले। तो वो संचित कर्म हमारे साथ जो लाए हैं वो तो हमें भोगना ही है, वो तो बात पक्की है। थोड़ा सा ये है, और मेरा ऐसा मानना है, मैं नहीं कहती किसी को, मेरा ऐसा मानना है सब कुछ भाग्य है। जो क्रियामान कर्म है, जो आप करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे मौका मिला है इस जीवन में, वो पार्ट बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है। सब कुछ डेस्टाइंड है। अगर आपको कुछ करना है, आपको एक एस्ट्रोलॉजर के पास आना है, आपके जीवन में क्या होना है, वो सब लिखा है, इट्स ऑल प्री डेस्टाइंड। बट हाँ, उनको आप बहुत एनहांस कर सकते हैं या ख़राब कर सकते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रियामान कर्म। वही मैं तो आई वॉज कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मुझे लगता है कि हर कोई जो कहता है कि अगर सब तय है, तो मुझे अगर आज आप मुझसे कह दें कि ऋचा अब आपके आगे की जीवन जितना है वो सब बेकार है, बिल्कुल ख़राब है, ना आप पैसा कमाएंगी, ना आप कुछ और कमाएंगी, ना आप काम कर पाएंगी, तो फिर तो मैं बैठ जाऊंगी कि अब मुझे करना ही क्या है, मैं कुछ भी करूंगी, कितनी मेहनत कर लूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला। आप ये कह दें कि ऋचा आपका तो बहुत बढ़िया होने वाला है, तो भी मैं आराम कर सकती हूँ कि ठीक है, क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना परेशान हो रही हूँ, मैं आराम से बैठूंगी, पैसा तो आ ही जाएगा। तो अगर सब कुछ भाग्य है तो फिर मैं कर्म क्यों कर रही हूँ? वो जो छोटा सा पोर्शन है ना क्रियामान कर्मों का, वो भी बहुत मैटर करता है। आप जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किए, उसने आपका ये जन्म बनाया, ये आपको जन्म दिया। आपको तो नहीं पता था ना, आपके हाथ में नहीं था कि मैं कहाँ जन्म लूँगी, कैसे परिवार में जन्म लूँगी, या मेरा जीवन आगे कैसा होगा, या मेरे कैसे सिबलिंग्स होंगे, मेरे भाई बहन ये लोग कैसे होंगे, क्योंकि दिस इज़ ऑल ऋणानुबंधन और कार्मिक डेट्स की वजह से सेम रिश्ते वापस आते हैं हमारे पास। तो आपको आपके हाथ में नहीं था ये सब कुछ, लेकिन अब आपके हाथ में जो है वो है थोड़े से क्रियामान कर्म, कि मैं आज ऐसा क्या करूं कि मेरा कल अच्छा हो जाए। तो यू आर बेसिकली क्रिएटिंग योर डेस्टिनी, द फ्यूचर डेस्टिनी। जो जिसके साथ आप आए थे वो आपकी डेस्टिनी थी, उस डेस्टिनी के साथ आप आए, लेकिन जो आगे आने वाला टाइम है वो आप डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हो। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन प्रीचिंग कि अच्छे कर्म करो, दैट्स द बिगेस्ट रेमेडी आगे की जर्नी के लिए है। आगे की जर्नी के लिए है। आज को आप करेंगे तो कल आपका बेटर होगा। इसमें क्या ये भी होता है क्या रीना जी, कि मुझे कभी ऐसा लगता है कि जब मेरे जीवन में जो बदलाव आना है, अगर जैसा आप कह रही हैं कि आना है तो आना ही है, तो उसी हिसाब से मेरी बुद्धि और मेरे कर्म गवर्न हो जाते हैं। वो जो काम मैंने 5 साल पहले किया वो आज मैं सोचती हूँ अरे मैं नहीं करती। मैं आपको बस अपनी लाइफ का एक सिंपल सा बताती हूँ। जब मुझे मीडिया में सब कुछ शुरू करना था, जिस तरह की रिस्क लेके, बिना बिल्कुल पैसे हुए, बिना यहाँ दिल्ली में कोई नौकरी की गारंटी हुए, मैं दिल्ली आ गई अपनी छोटी सी बच्ची को लेके। आज मैं सोचती हूँ कि कोई मुझसे कहे यहाँ से उठ के किसी और शहर चले जाओ, तो आज मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उस समय वो हिम्मत कहाँ से आई थी? क्या वो कि भाग्य में ये सब होना था इसलिए बुद्धि बदल गई थी? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। आपको उसी तरीके के सर्कमस्टांसेस मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आसपास के आपको सिम्टम्स, सर्कमस्टांसेस, चेंजेस इन योर लाइफ उसी तरीके के मिलने लगेंगे, जो उस चीज़ को कहीं ना कहीं ग्राउंड दे रहे हैं, उस काम को, उस कर्म को होने के लिए। आपने अपनी कहानी बताई, अब मेरी कहानी तो आपने सुनी अभी। तो आई वॉज नॉट, मैं कोई इस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर उस परिवार से थी आप ऐसे कि इट वॉजंट लाइक दैट एट ऑल। सो दिस इज ऑल डेस्टिनी। तो अब थोड़ा सा एक एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने कहा कि किसी व्यक्ति के पुराने कर्म ये तय करेंगे कि उसका जन्म किस घर में होता है। ये सब तय होता है, सब तय होता है। बिल्कुल, किस बच्चे का जन्म कहाँ होने वाला है। बिल्कुल। इनफैक्ट उसके बाद भी, बच्चे के जन्म के बाद भी जो 12 साल होते हैं, वो
इस तरीके से डिवाइडेड है, पहला 4 साल और उसके अगला 4 साल माता पिता के कर्मों का होता है, मतलब 8 साल निकल गए उस बच्चे के। उसका नेक्स्ट जो 4 साल आया वो उसके खुद के कर्म थे, जो वो संचित कर्म लेकर आया था। 12 साल हो गए, उसके बाद समय आता है क्रियामान कर्म करने का। तो वो अपने कर्म तब तक ले रहा है, माता पिता के और अपने, तो वो उन कर्मों अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, अच्छे होंगे तो इस तरीके से प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे कि वो उसका शुक्र उच्च का हुआ और उसके जो बृहस्पति है वो नवम में बैठा है, लगन में बैठा है, इस तरीके की पत्री लेके पैदा होगा। और उसके माँ बाप चाहे कुछ भी ना करते हो, रिक्शा चलाते हो, लेकिन जब वो बच्चा पैदा होगा उसको राज करना है, तो क्या होगा? उसके पिता, वो तो कुछ नहीं कर सकता, उसके पिता का कुछ अच्छा होगा, उनको सडनली कोई अच्छा काम मिल जाएगा, या जॉब में फादर है तो प्रमोशन हो जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि बच्चे को लग्जरी मिलनी है। सो इस वजह से बच्चे की कुंडली बहुत फर्क डालती है और उसके कर्मों पे बेस्ड हो। ये आपकी इस बात से ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे मन में आया। जैसे लोग ये भी कह देते हैं, मैं बार बार ना नॉन बिलीवर्स पे आती जाऊंगी आपके पास, क्योंकि मैं चाहती हूँ बहुत लोगों को अपने सवाल के जवाब। नहीं बिल्कुल, मैं भी ये तो कह देते हैं कि भाई एक डॉक्टर की एक जन्मपत्री होती है तो रिक्शे वाले की भी तो होती है, एक भिखारी की भी तो पत्री होती है, तो उसका अगर कुछ अच्छा बता देगा कोई एस्ट्रोलॉजर तो उस भिखारी का क्या अच्छा हो रहा है, उस रिक्शे वाले का क्या अच्छा हो रहा है, और एक डॉक्टर का अच्छा जो होना होगा वो अलग, या इंजीनियर का। तो वो आपने कभी ऐसा देखा कि किसी बहुत गरीब व्यक्ति, लेकिन उनके डिटेल्स कहाँ होते हैं, क्या होता है, वो कैसे कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखिए, मैंने क्या देखा है, सबने देखा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो चाय वाले थे, कहा जाता है ना, आज वो प्रधानमंत्री हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि उनकी पत्री में, कुंडली में कहीं ना कहीं ये योग था, और जब उसका समय आया तो वो उस फील्ड में आए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुंडली में लिखा हुआ है, प्रॉमिस है जी, हो गई होगा, ऐसा नहीं होता है। उसका एक टाइम आता है जिसे हम कहते हैं महादशा, अंतरदशा। जब समय आया, वो प्लैनेट्स एक्टिवेट हुए, तब वो रिजल्ट्स देंगे। एंड आपने रिक्शा वाला और उसकी बात की, तो वो आ गया ना देश काल पात्र। तो पात्र किस सिचुएशन में, उसका भी राजयोग है, उसका भी राजयोग है। रिक्शे वाले का राजयोग होगा, हो सकता है कि भाई वो उस महीने में उसकी कमाई ज़्यादा हो, और अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, हो सकता है उसके राजयोग में ये हो कि उसे सुपीरियर से विजिबिलिटी मिले, अवार्ड्स मिले। वो रिलेटिवली वी हैव टू जज। यस, आप ये नहीं सोच सकते कि उसको बिल्कुल लॉटरी ही निकल आएगी। एब्सोल्युटली। और लॉटरी के लिए भी ऐसा नहीं है, लॉटरी मतलब सिर्फ लॉटरी नहीं, 5th हाउस स्पेकुलेशन का भी होता है, वो एक्टिव हो रहा है तो हम कहेंगे आपको कहीं से अचानक से फायदा होगा। अब आते हैं विवाह। अब क्या हुआ है, पहले तो पत्री नहीं मिली तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनकी शादी हो सकती थी नहीं हो पाती थी। अब जब से लव मैरिजेस, और अब जैसे लोग नहीं कोई विश्वास करना चाहते यंगस्टर्स, तो वो कहते हैं हम पत्री मिलानी नहीं है। विवाह दो लोगों का, उसमें आप पत्री का क्या रोल देखती हैं, या एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल देखती हैं? बहुत अच्छा सवाल है ऋचा जी। देखिए, पहले टाइम पे क्या होता था, अष्टकूट मिलान होता था बस। क्योंकि पहले ज़माने में सब अपनी ही ब्लड लाइन में शादियां करते थे। भाई तिवारी हैं तो तिवारियों में ही करेंगे, ये हैं तो इन्हीं में करेंगे, ब्लड लाइन में करते थे। और वहाँ की तब की सिचुएशंस ऐसी थी कि आज के टाइम पे जैसे लेडीज़ भी, फीमेल्स भी, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, बाहर जा रही हैं, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। उस समय पे नहीं होता था, ये बहुत ही डिफरेंट ज़माना था। तो तब अष्टकूट मिलान वॉज सफिशिएंट, ठीक था। लेकिन आज के टाइम पे जो बहुत सारे यंग बच्चे हैं वो देख रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर में जब उन्होंने अष्टकूट मिलान कर दिया, कुंडली मैचिंग, फटाफट गुण मिलते हैं उसको, खटाखट अपना वो डाल दिया डिटेल, और लड़की का भी डाल दिया, और हाँ जी इतने मेरे पॉइंट्स मिल गए, 28 मिल रहे, वेरी गुड, शादी। वो चीज़ मैं 100% फॉलो नहीं करती हूँ। अगर अष्टकूट मिलान करना ही है, कुंडली मिलान, तो उसमें 2 चीज़ें देखिए, नाड़ी और भकूट। क्योंकि नाड़ी कहीं ना कहीं आपके कि आगे आपको संतान के कंसेप्शन में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्या मतलब सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आए। और भकूट में मतलब हेल्थ भी दिख जाती है, हाँ आगे कोई इसको क्रोनिक डिजीज नहीं होनी है। भकूट क्या है? भकूट दूसरा एक उसका पार्ट है, अच्छा, जिसमें वो हेल्थ देखी जाती है, हेल्थ एंड रिस्पेक्ट, हाउ मच दिस पर्सन विल रिस्पेक्ट यू, वो भकूट में देखा जाएगा। आपका पार्टनर आपको कितना रिस्पेक्ट, एक दूसरे का कितना, क्योंकि मेरे हिसाब से प्यार फाउंडेशन नहीं है शादी का, रिस्पेक्ट है मेरे हिसाब से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप देखते हैं भकूट में 0 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि 2.5 साल के अंदर अंदर ये आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ेगा, और 8 साल में तो वो जानेगा ही नहीं कि हाँ मेरे साथ रहता कौन है। अच्छा, एक ही छत के नीचे आप 2 स्ट्रेंजर्स की तरह रह सकते हैं अगर आपके भकूट में 0 है। सो अष्टकूट मिलान में भी मैं इन 2 को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई डू एंड व्हाट आई बिलीव इन,
कि आपको अलग अलग कुंडलियाँ, जैसे दो, एक लड़का लड़की आए, अलग अलग कुंडलियाँ आप उनकी देखिए, फिर सुपरसीड करके देखिए कि मतलब अलग अलग में आपने क्या देखना है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भाई हेल्थ कैसी रहेगी दोनों बच्चों की, अगेन इमोशनल लेवल पे क्या इमोशनल कंपैटिबिलिटी सही रहेगी तो हम चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा की पोजीशन। फाइनेंशियल ठीक रहेगी तो हम कहीं ना कहीं शुक्र को और जुपिटर को देखेंगे, वो किस तरीके से बैठे हैं। अगर लड़की का सपोज चंद्रमा एक घर में है और लड़के की पत्री में वो उसकी अष्टम राशि में जा रहा है, 8th पे जा रहा है, 6, 8, 12 में जा रहा है कहीं, वो कैलकुलेशन रहता है, तो हम कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो हम उस तरीके से उसको देखेंगे। अब ये हुआ अरेंज्ड मैरिज। आप लव मैरिज कह रहे हैं तो लव मैरिज में तो देखिए जहाँ दिल मिल गए, हम आप कुंडली क्या करेंगे मिला के। मेरे पास जो आता है मैं तो कहती हूँ भाई मत लीजिए आप कंसल्टेशन। आप पहले पूछती हैं कि लव मैरिज है या अरेंज हाँ मैरिज? बिल्कुल, अच्छा, इफ इट्स अ लव मैरिज प्लीज डोंट गेट इट डन, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना वहाँ पे। तो ऑलरेडी आप देखिए जब दोनों बच्चों का आपस में इतना अच्छा कंपैटिबिलिटी है हर तरीके से, तो आप रहने दीजिए। लव मैरिजेस भी तो टूट जाती हैं आजकल तो। इसीलिए फिर भी पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं, देन वी हैव टू डू इट। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं अष्टकूट में और शादियां टूट रही हैं, और किसी किसी के सिर्फ 8 नंबर आए लेकिन शादियां चल रही हैं। वहाँ वही है कि वो आप जो मैं जिस तरीके से देखती हूँ कि भाई मंगल दोष देख लिया और ये कर लिया और सारे प्लानिटरी प्लेसमेंट्स देखे, एक दूसरे की अलग अलग पत्रियों को सुपरसीड करा, दैट्स द बेस्ट वे, उससे पता चलता है। कभी आप ये रिसर्च करती हैं कि जैसे जब टूट गए, किसी की कोई डिवोर्स हो गया, तो फिर आपने देखा कि एक्चुअली सारा कुछ रिसर्च बेस्ड ही है ऋचा जी। ये ज्योतिष जो एक सब्जेक्ट है ये आज भी शोध के लिए बना है, आज भी बहुत शोध हो रहा है, इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है। उसका मेन कारण ये है कि जो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स थे वो जल गए, नष्ट हो गए नालंदा यूनिवर्सिटी में जब आग लगी थी, तो उसमें वो पुराने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ग्रंथ बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए एस्ट्रोलॉजी के। तो उस चक्कर में अब क्या, कुछ मिले, जो मिले उनको लेके आगे बढ़े हम, बट धीरे धीरे और भी शोध हो रही है। वो ऐसे ही होती है जैसे आपने कहा कि भाई 10 पत्रियाँ एक सी प्रॉब्लम की आई, जब आप हज़ारों पत्रियाँ देखते हैं तो आपको याद रहता है अच्छा ये कॉम्बिनेशन उसमें था, तो फिर आपके दिमाग, मतलब मेरा तो बहुत चलता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, कि अच्छा इसमें भी ये है, इसमें भी है, फिर मैं फाइंड करूँगी, टाइम लगाती हूँ उससे, यही रिसर्च बेस्ड। फिर मैं कह सकती हूँ कि हाँ मेरे एक्सपीरियंस से ये है, बिकॉज वो कहीं नहीं है बुक में, लेकिन मैंने ऐसा देखा, तो वो शोध का है पार्ट। एक तीसरा एस्पेक्ट जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, मृत्यु। इसको आप कैसे देखती हैं? और इससे जुड़े मेरे बहुत सारे सवाल हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपके पास कोई परिवार आया अपने किसी बड़े बुजुर्ग की या किसी बीमार व्यक्ति की पत्री लेकर, अब आपको उसमें दिख रहा है कि मृत्यु है। एक तो कैसे दिखता है थोड़ा समझना चाहूँगी, लेकिन क्या कहेंगे अब जो हम कर्म और उसकी डेस्टिनी की कर रहे थे, क्या वो परिवार इलाज कराना तो नहीं बंद करेगा ना? तो आप क्या कहेंगी उसमें, क्या कहती हैं आप? उसमें पहले तो मैं बताऊंगी कि मृत्यु जन्म ये दिख जाता है, बहुत इजीली दिख जाता है। थोड़े से कैलकुलेटिव पार्ट है, जिसे हम पिंड आयु, हम डिग्रीज वगैरह करते हैं, वो सब करके हम प्लैनेट्स की हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ तक कि दिन तक पता चल जाता है मृत्यु का। बट हमारे गुरु श्री के.एन. राव जी, जिनके ग्रेशियस गाइडेंस के अंडर मैंने सीखा, तो उनका ये कहना था और मानना था कि कभी किसी को ये न्यूज़ मत दो। हाँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर मुझे लगता है जैसे डॉक्टर नहीं बताता है, हाँ, मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं बताते। हाँ, कभी मत दो, हाँ, लेकिन उसको अलर्ट कर दो कि ये वाला समय आएगा, तो इस समय में थोड़ा ध्यान रखना, और जो भी आपको उस समय सही लगे बताने के लिए कि मेडिकल आप कराते रहें, उनके चेकअप्स एंड ऑल दैट, वो सब उस तरीके से आप गाइड करिए। और आपने दूसरी बात क्या पूछी थी कि कैसे हम फाइंड आउट, तो उसमें ना हम मारक ग्रह देखते हैं, मारक ग्रह और मारक कौन कौन से भाव हैं कुंडली में। तो मारक ग्रह क्या होता है, कौन होते हैं? मतलब अलग अलग कुंडली, जैसे हम 2nd हाउस को बोलते हैं कि मारक भाव है, 7th हाउस को बोलते हैं मारक भाव है, 8th को बोलते हैं वो लॉन्जी, वो तो है ही आयु के लिए, तो वो मारक भाव है, 12वां भी मारक भाव है। तो और फिर ग्रह, उनमें कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, फिर नक्षत्र भी क्या बहुत ज़्यादा क्रूर वाले आ रहे हैं, और समय, सबसे बड़ी बात ये स्टैटिक हो गया, हमने प्रॉमिस देख लिया पत्री में। डायनेमिक ट्रांजिट में क्या हो रहा है, क्या ट्रांजिट में भी शनि या कोई क्रूर ग्रह उस कॉम्बिनेशन को देख रहा है? सो और चंद्रमा, क्योंकि हर 2.5 दिन में बदलता है राशि, तो चंद्रमा का भी मूवमेंट देखते हैं, तो वो डेट पता चल जाती है कि इन 2 दिनों में तो गड़बड़ होगी। कितना डीप कैलकुलेशन होता है, मतलब मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती, मेरी मैथ्स बहुत खराब है। नहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं AI को मैं थैंक्स भी बोलूँगी, और IT को, कंप्यूटर
क्योंकि वो अगेन उसमें फिर वो वाली चीज़ आ जाती है कि राहु का बड़ा एक्टिवेशन हुआ 2007 में जब यूट्यूब शुरू हुआ और आईफोन आया, तो राहु हेल्पफुल है आज की डेट में, तो कलयुग का राजा है। उसकी वजह से आज सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें हमें ये सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, बाय हैंड मैनुअली नहीं करना पड़ता, बस ये है उसको पढ़ना ठीक से पड़ता है, उसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग देश का पूरा प्रेडिक्शन दे देते हो या Mundane दुनिया में ये astrology. होने वाला है, मैं कई बार जैसे कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स से व्हाट्सएप आ जाते हैं कि भूकंप आने वाला है या कहीं आग लगने की घटना है, और कभी कभी जब ये देखती हूँ कि अरे तो सच हो गया, या कहीं किसी भी देश में एक गृह युद्ध छिड़ने वाला है, ये कैसे होता है, ये कैसे? देखिए एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने कहा ना, जब फ्लो चार्ट बना रहे हैं अलग अलग पार्ट्स, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मंडेन एस्ट्रोलॉजी। हम इसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं, जिसमें देश दुनिया ग्लोबली क्या होगा, देश में क्या होगा, क्या होने वाला है धरती पे बेसिकली, तो वो उसमें पढ़ा जाता है। और वो अगेन शोध का सब्जेक्ट है, बहुत रिलेटेबल। आपको ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा कि अच्छा 2007 में भी ऐसा कॉम्बिनेशन आया था जब राहु आया था, अब 18 साल फिर आ रहा है 2025 में, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो वहाँ तब ऐसा हुआ था, अब क्या ऐसा होगा। फिर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा नंबरों में भी चली जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट 2016 9 नंबर था, 2007 9 नंबर है, उसमें ये हुआ था, 9 मंगल का है तो ये हुआ था। 2016 में जैसे अचानक नोटबंदी हो गई थी, पॉलिसीज़ चेंज हो गई थी ओवरनाइट, तो वो चीज़ें हम 25 में देखेंगे थोड़ी बहुत, तो वो रिलेटेबल चीज़ें हो जाती हैं, स्पेशली जब आप उसको बार बार होते हुए देखते हो। तो इट्स समथिंग दैट यू हैव टू रियली कीप ऑब्जर्विंग, यू हैव टू बी, कोई भी ज्योतिषी है उसको ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है, और पास्ट के रेफरेंसेस को बार बार समझना और कई सारे एक से रेफरेंसेस को इकट्ठा करके पढ़ना, फिर आप किसी नतीजे पे पहुंच के ये बता सकते हो। नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ हो गए या नेता हो गए, जैसे मोदी जी की लोग कहते हैं भाई जनपत्री सब पढ़ते हैं, या अमिताभ बच्चन ये हो गए, हमें लगता है क्या जो डिटेल्स हैं वो क्या सही भी होंगे, हमें क्या पता कि सबके बर्थ डिटेल्स तो क्या है। सही है, नहीं ये तो है, बस हम उसमें फिर हम ऐसे ही पढ़ पाते हैं कि जो बहुत प्रेवलेंट है, अब तो गूगल आ गया है, जो बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटेडली जिसके बारे में बात करी गई है और उनके इवेंट्स से भी मैच हो रहा है, तो उसको हम सही मान के चलते हैं, बिकॉज पर्सनल लेवल पे तो देखिए कोई नहीं जानता किसी को, थोड़ा सा गेस वर्क है। अच्छा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये क्या है? क्योंकि हम सुनते हैं कि बहुत इंडिया में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का चलन है और बहुत लोग इंडिया इसलिए आते हैं टू कंसल्ट फॉर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगी लोगों को समझाने के लिए? एब्सोल्युटली नहीं, इंडिया सिर्फ आते ही नहीं है, जैसे मेरे बहुत सारे ग्लोबली बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो टेलीफोनिक कंसल्टेशन पे भी अप्रोच करते हैं, लेकिन मेडिकल इसके लिए बहुत आ रहे हैं। यू आर राइट, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा रोल आता है केतु और राहु का यहाँ पे। अब केतु और राहु कहीं ना कहीं अगर आपके उन भावों को इम्पैक्ट कर रहे हैं जो कि डिजीज़ दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 6th हाउस या 8th हाउस, 7th हाउस भी कहीं ना कहीं, तो आपको ना डिजीज़ पता नहीं चलेगी। आप बहुत टेस्ट करा रहे हो, डॉक्टर्स के पास जा रहे हो और डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो रही। अब डायग्नोज नहीं हो रही, इंसान परेशान है कि क्या हो गया। सो दैट इज देयर कम्स द रोल ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। इनफैक्ट मुंबई में एक डॉक्टर हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं डायग्नोसिस के लिए। अच्छा, वैसे मतलब एलोपैथिक डॉक्टर है, उससे थोड़ी सी ये हेल्प हो जाती है कि अगर डिजीज़ किस लेवल की है, क्या वो ट्रीटेबल है, क्या वो ट्रीटेबल नहीं है। अगर वो ट्रीटेबल नहीं है तो किस तरीके से डॉक्टर भी, इफ़ ही इज़ अ गुड डॉक्टर, तो वो अच्छे से काउंसिल कर देते हैं, बस समझा देते हैं पेशेंट को। देखिए दुख एंड सुख तो है, पार्ट ऑफ लाइफ है, और बीमारी एक पार्ट है, और सबको ही कुछ ना कुछ कभी ना कभी लगा रहता है। एस्ट्रोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, ये आप कैसे समझाएंगे मुझे, और क्या किसी की मदद की जा सकती है उससे? हाँ बिल्कुल की जाती है। देखिए ये तो सबसे बल्कि आसान है इसमें मदद करना, ईजीएस्ट। चंद्रमा हमारा मन है, हमारे इमोशंस हैं। जैसे चंद्रमा कहीं ना कहीं पानी या जल से हम उसको, तो वो जैसे जल्दी और टाइडल वेव्स, वहाँ वो सब चंद्रमा से हम रिलेट करते हैं, माँ को चंद्रमा से रिलेट करते हैं, क्योंकि इमोशंस हैं, नर्चरिंग फीलिंग और जैसे केयर, वो सब चंद्रमा है। तो वहाँ क्या होता है, हमारा मन जब इम्पैक्ट होता है, हम किसी सिचुएशन सबकी लाइफ में आती हैं, किसी का चंद्रमा पीड़ित है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, वो डिप्रेशन में चला जाता है, या किसी ऐसे कॉम्बिनेशन में है, शनि के साथ चंद्रमा है जिसे विष योग कहते हैं, तो वो थोड़ा सा डिप्रेसिव टेंडेंसी वाला इंसान होगा। या 12th हाउस में चंद्रमा है, अगेन दुस्थानों की बात करूँगी, तो वहाँ हम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जिस चीज़ को पाते हैं वो है एक तो साउंड वेव थेरेपी, एक मेडिटेशन एंड अरोमा थेरेपी। अच्छा, जब बोलेंगे कि अरे ये तो क्या है कुछ, लेकिन उस समय जब किसी का मन पीड़ित है तो वो आंख बंद करके भी बैठा है ना, और अच्छी खुशबू, वो ट्रीटमेंट का पार्ट है, वो देन स्पेशलिस्ट्स आर डूइंग इट।
तो उसको उस पर फ़र्क पड़ता है। तो ये मेंटल हेल्थ, मैं नहीं कहती कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं प्रमोट करती कि नहीं छोड़ो ये सब, बस एस्ट्रोलॉजी करो, ऐसा नहीं है। जब कोई परेशानी है तो डेफिनेटली यू शुड टेक कंसल्टेशंस फ्रॉम साइकाइट्रिस्ट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आप साथ में ये भी करोगे ना चीज़ें, तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजर अच्छा है तो वो ही कर देता है आधी काउंसलिंग तो। और कुछ लोग ये करने लगे, उल्टा भी होने लगा कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, वहाँ नहीं जाते। तो फिर मतलब कि आप लोग कभी ये भी समझा सकते हैं कि भाई आई थिंक आपको थेरेपी की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का भी अब्यूज़ हो रहा है, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज़ में एस्ट्रोलॉजी उस चीज़ के लिए बनी नहीं है। मैं तो सबको यही सलाह देती हूँ, साल में एक बार बस आइए प्लीज़। लोगों का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर हफ्ते या हर 15 दिन में कि अरे मेरा ये प्रोजेक्ट आने वाला है, मेरा ये हो रहा है, तो दैट्स नॉट समथिंग दैट आई प्रमोट। आई वांटेड टू कम टू दिस। या जब हम अंधविश्वास की बात कर रहे थे ना, मतलब मुझे मालूम है कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ कि अगर उन्हें रोड ट्रिप पे भी निकलना है ना तो पूछेंगे कि कल जाएं या नहीं जाएं, नहीं, और जाएं तो कितने बजे जाएं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? इसको हम अंधविश्वास कहें क्या? बिल्कुल नहीं, इसको आप अंधविश्वास कह सकते हैं, या मैं कहूँगी वीक माइंड कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्योतिष में घुसना भी ना मन को वीक करता है, हमारे मून को, हमारे माइंड को वीक करता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा मत घुसिए एस्ट्रोलॉजी में। उसको एक जीपीएस की तरह यूज़ करिए, गाइडेंस लीजिए, लाइफ कैसे, क्योंकि लाइफ पाथ बता रहा है कि क्या करना चाहिए आपको कैसे, लेकिन हर रोज़ मतलब यू आर अब्यूजिंग दैट पार्ट ऑफ डिवाइन विद्या, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आई विल नेवर प्रमोट दैट। 40-50 साल पहले के ज्योतिषी जिनको ज्ञान होगा, लेकिन ऑब्वियसली उनकी बुद्धि या उनकी समझ उस समय के हिसाब से रही होगी, और आज आप जैसे लोग जो हैं जिन्होंने और चीज़ें बहुत पढ़े हैं, दुनिया देखी है, सब कुछ किया है, क्या फ़र्क दिखता है आपको तब के इंटरप्रिटेशंस में? या कोई आके आपको कहता होगा ना कि अरे बहुत पहले हमको एक पंडित जी ने ऐसा कहा था, तो आपको लगता है कुछ अप्रोच में बदलाव आया है तब से? देखिए, समय में ही बदलाव आ गया, काल में ही बदलाव आ गया, उनकी अप्रोच भी डिफरेंट थी, और कहीं ना कहीं तब ना सभी लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे, उनकी डे टू डे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी थी, हर काम करने का ढंग, हर चीज़ फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट कुछ इस तरीके का था कि वो जुड़े हुए थे सब अपने संस्कारों से। तो तब ना उनके अंदर, अब मैं हमेशा बोलूँगी कि ज्योतिष से ऊपर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी से ऊपर भगवान, हमेशा बोलूँगी। तो इस वजह से उस समय के पंडितों के पास मैं बोलूँगी कुछ सिद्धि भी हुआ करती थी, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा था। आजकल हम इतना ज़्यादा थोड़ा स्पिरिचुअल हैं, हमारी लाइव्स देखिए, लाइफस्टाइल देखिए, फिर भी मैं सबको यही सलाह दूंगी, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा भगवान के पास होना और थोड़ा स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस फील्ड में जस्टिस नहीं कर पाएंगे। जो आपने भगवान वाली बात कही ना, वो पता नहीं कैसे ऐसा हो रहा है कि आप जो बोल रही हैं उससे मेरा सवाल दूसरा निकल रहा है। डॉक्टर्स के साथ भी हम देखते हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, और मैं इतने लोगों से मिलती हूँ कि भाई डॉक्टर ने कहा था कि आप 6 महीने जिएंगे, सब खत्म है, कुछ नहीं, इसके बाद आपका जीवन नहीं है, और व्यक्ति 2 साल बाद जीवित है, वो कह रहा है डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 6 महीने दिए थे। कभी ऐसा भी तो होता होगा कि एस्ट्रोलॉजी कह दे कि इस व्यक्ति का जीवन नहीं है, आपको दिख रहा है, हो सकता है आप उसको कहें या ना कहें, लेकिन आपको दिख रहा है कि 2 महीने बाद इसकी मृत्यु निश्चित है, बिल्कुल, लेकिन आप 2 साल बाद उसको जीवित देख रही हूँ। क्या ये मिरेकल आपने एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखे? बिल्कुल देखे हैं, क्योंकि तभी मैं कहती हूँ जन्म और मरण ब्रह्मा जी के हाथ में है। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने शायद तभी कहा था कि मत बताइएगा, कोई मत बता, क्योंकि उसमें अगर चेंज हो जाते हैं तो विश्वास ही टूट गया इंसान का ना, कि मैंने तो बोल दिया था आपके फादर तब चले जाएंगे या मदर तब, और वो वापस आ रहे हैं कि नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पे ना एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है, क्योंकि ये फिर कनेक्शन ऊपर बहुत ही अलग रेल्म पे चला जाता है, अलग लेवल पे, विच इज़ द पावर दैट आई बिलीव इन, which is up there, always helping everybody, जिसे भगवान But का have नाम। you seen that miracle? आपने ठीक है, आपने अगले को नहीं बताया, लेकिन आपने चार्ट में देख लिया कि अरे इनकी तो मृत्यु होने वाली नहीं, मेरे साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ, I have never experienced this, but I believe in it। कि स्टार्स के बावजूद हाँ, जीवन चलना, हाँ, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डेस्टिनी बेस्ड हैं, उसमें कुछ नहीं करा जा सकता, वो आपके प्रारब्ध के और कर्मों के, अब तक के जो क्रियामान, आपने क्या पता वो इंसान के पास जो क्रियामान कर्म थे थोड़े से, वो इस तरीके से उसने यूज़ किए कि उसके आगे आने वाली डेस्टिनी में बदलाव आया। एक बस जा रही है, बस खाई में गिर जाती है, तो 100 लोग थे, पूरे 100 की मृत्यु हो जाती है। क्या 100 सब एक प्लैनेटरी उस पर चल रहे थे, सबकी मृत्यु उसी समय लिखी थी? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हाँ,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होना होता तो वो सब एक उसी बस में आते नहीं। अगर वो उसी बस में हैं जिसे खाई में गिरना है और सबकी मृत्यु होनी है, तो वो उनका भाग्य ही वहाँ लाया उन्हें। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि बहुत लोग ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन किसी एक की बिल्कुल इमरजेंसी आ गई कि मैं तो नहीं, कुछ कॉल आ गया, नहीं मैं नहीं जा, तो और वहाँ पे फ्लाइट क्रैश कर गई। तो वो भी तो सुना होगा ना। तो वो भाग्य ही है। और ये भी सुनते हैं कि 100 में से 99 मर गए और एक बच गया। कभी कभी एक छोटा बच्चा, मैं एक जानती थी, एक परिवार, उनकी बहुत साल पहले कार का एक्सीडेंट होता है, सब मर जाते हैं, लेकिन चूंकि माँ की गोदी में शायद उनकी बच्चा, बिल्कुल 2 महीने का बच्चा था, और वो बच जाता है, उसका पूरा परिवार खत्म। दिस इज़ ऑल डेस्टिनी, दिस इज़ ऑल भाग्य। उस बच्चे का शायद वो समय अभी नहीं आया था अंत्येष्टि का, तो इसलिए वो बच गया। मैं तो देखिए, ये मेरा परसेप्शन है, मैं नहीं कहती कि सब मेरा परसेप्शन माने, पर मेरे हिसाब से भाग्य फोरमोस्ट है। क्रियामान कर्म आते हैं बट वेरी मिनिमल। और जो बहुत पेनफुल चीज़ें होती हैं, जैसे हम कई बार किसी बच्चे की मृत्यु जब देखते हैं कि 4 साल का था, 5 साल का था, कैंसर हुआ, ये हुआ, कभी ऐसी पत्री आप लोगों के पास आती है, आप देखते हो, उसमें क्या दिखता है आपको? ये क्या वो सब, मतलब उस बच्चे ने तो अपना जीवन तो जिया नहीं, जो आपने पहले कहा कि वो तो संचित कर्म थे, क्या होता है? नहीं, उसमें फिर उसमें जब ऐसे केसेस आते हैं तो हमें माता पिता की भी पत्रियां देखनी पड़ती हैं। लाइक आई सेड कि शुरू के 4 साल, फिर उसके अगले 4 साल, 8 साल तो वो माँ बाप के ही कर्मों को झेल रहा है। अपने पे तो आया ही नहीं अभी। उसका हमने मेन पत्री देखी, पुनर्जन्म वाला भाव भी देखा, अष्टम भाव भी देखा, ये देखा बालरिष्ट तो नहीं है, वैसे कॉम्बिनेशंस तो नहीं है। फिर माता पिता की पत्रियां भी देखते हैं, उस पर फिर डिपेंड करता है कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है, मतलब रीज़न पता चल जाता है। वी कांट डू मच अबाउट इट, बट हाँ पता चल जाता है रीज़न। तो ऐसे तो आते हैं केसेस, बहुत आते हैं। एक चीज़ रीना जी मैं मानूंगी कि इवन एज अ बिलीवर, जिस एक एस्पेक्ट पे मेरा नहीं भरोसा हो पाता, वो होता है प्रश्न कुंडली। मुझे पता नहीं कितने लोग हमारे व्यूअर्स में जानते हैं कि कई बार ना ये कहा जाता है कि जिस समय आप प्रश्न कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर से, वो भी एक रोल प्ले करता है। लेकिन अगर मेरा भाग्य सब तय है, सब कुछ है, तो मैं अभी आपसे प्रश्न पूछूं और 4 घंटे बाद पूछूं, आपका आंसर कैसे बदल जाएगा? जो होना है तो वही होगा ना। चंद्रमा मूव कर रहा है ना, चंद्रमा मूव कर रहा है। जब प्रश्न कुंडली आपने, पहली बात तो प्रश्नवाचक जो मुझसे प्रश्न पूछने आया है, वो मुझे टेस्ट करने के लिए आया है या सच में उसकी लाइफ में कोई दिक्कत है, वो बहुत मैटर करता है उस बात पे। उसके हम शकुन बोलते थे पहले, जो किताबों में लिखा है कि शकुन, उसके हाव भाव, कैसे ओमेंस हो रहे हैं चारों तरफ, उस पर डिपेंड करता है। जैसे प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने के लिए कोई आया और कहीं पे कुछ एकदम से ज़ोर से गिरा या किसी ने छींक दिया, तो मतलब वो सही नहीं है जो पूछने आया है। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ आया, कौन से भाव में आया, आप उससे फिर उससे रिलेटेड पूछेंगे क्या आप ये पूछने आए हैं, तो वो कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है इंसान जो पूछने आया है। फिर हम उसको, और उसमें रीडिंग बहुत ज़रूरी है कि उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। हर रूल हर में नहीं एप्लीकेबल है। जैसे चोरी है, किसी के घर में कुछ चोरी हो गया तो वो पूछेगा कि मेरा ये ऑर्नामेंट या मेरा ये डॉक्यूमेंट चोरी हो गया तो ये कहाँ होगा, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना पहले तो बहुत ज़रूरी है। कैसे पता चलता है? उसमें कॉम्बिनेशंस है ऋचा जी, समझाना बड़ा मुश्किल है। अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, हम देखते हैं कहाँ बैठा, फिर वहाँ उसमें योग हैं, जैसे इत्तिशाल योग, इफ्साल योग, ये ना ताजिक एस्ट्रोलॉजी में चला जाता है। ये ताजिक का पार्ट है जो कि हम कहीं ना कहीं एक मोहम्मदन इरा, मुस्लिम इरा से हम इसको लिंक करते हैं। इस्लाम कितना मानता है एस्ट्रोलॉजी का? इस्लाम आज के टाइम में तो नहीं, बट हाँ अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, बादशाह हुमायूं वो इतना मानते थे वो एस्ट्रोलॉजी को कि उन्होंने अपने जो सारे जो उनका जो बोलें कि मैनेजमेंट या उनके जो ऑफिशियल्स थे, उनको उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, और इस तरीके से चारों जो हैं, और आकाश तत्व। और जिस सिंहासन पे वो बैठते थे वो इतना बड़ा सूर्य की शेप में उन्होंने बनवाया था, और अपने जो कालीन बिछता था राउंड, उसमें उन्होंने सारे प्लैनेट्स कर रखे थे। इतना मानते थे। और फिर वो स्टार गेजिंग करते थे, तो मानते थे उस समय पे। बट वो बात अलग है कि वो स्टार गेजिंग करके नीचे आ रहे थे और 3 दिन बैठे रहे थे ऊपर, और फिर वो सीढ़ी से गिर के मर गए थे। दैट वाज हिज डेस्टिनी। लेकिन विश्वास तो करते हैं, जिसको करना है वो करना है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, इट ऑल डिपेंड्स, इट्स पर्सन टू पर्सन। फॉरेनर्स तक आते हैं पूछने के लिए, तो ऐसा नहीं है, डिपेंड्स, दे आर क्रिश्चियंस,
मेरा इंडिविजुअल्स के बजाय ये था कि इनके पुराने टेक्स्ट्स में या कहीं इनके उसमें एस्ट्रोलॉजी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इराक, ईरान, ये जो मैंने मेसोपोटामिया, ये कहाँ है? दैट्स अ पार्ट ऑफ इराक ओनली ना, वहीं से आ रहा है पीछे से। चलिए अब हम आते हैं सॉल्यूशंस पर। बहुत सारे जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं सबकी अपनी अलग अलग अप्रोच होती है। जैसे एक डॉक्टर की अप्रोच अलग होती है ट्रीटमेंट की, ऐसे आप लोगों की भी अलग होती है। कोई कह देगा ये नग पहन लो तो सब ठीक हो जाएगा। आप लाल किताब को बहुत रेफर करती हैं, मुझे पता है, तो क्या है लाल किताब, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए लाल किताब एक सिंप्लीफाइड वर्जन है ज्योतिष का, क्योंकि पारशरी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट कहूँगी या इतना वास्ट कहूँगी कि एक जन्म भी पूरा नहीं है। अब जो मेरे गुरु हैं वो ही इज़ 80+ एंड वो अब भी अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं, के.एन. राव जी। मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, शोध कर रही हूँ, मतलब अभी भी सीख रही हूँ। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आई एम गोइंग बैक टू मैं किताबें खोलती हूँ, आज भी खोलती हूँ। सो उस चीज़ की अगर हम बात करें तो लाल किताब भी उसका एक पार्ट बनता है। लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी, ये सबको पता है, अरबी फ़ारसी में लिखी थी। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नोन बाय एवरीवन। 1939 में लिखी थी। अब वो लुधियाना में रहते थे और बड़े ही एक रॉ किस्म के इंसान थे, तो उन्होंने जो उसमें सूत्र दिए वो बहुत ही बिखरे हुए थे। अगर फर्स्ट चैप्टर में कुछ है, उसका सेकंड पार्ट या उससे रिलेटेड कुछ 16th में होगा, 15th में होगा, ऐसे था। तो धीरे धीरे उसके वर्जन्स निकलने शुरू हुए और लोगों ने उनको कंसोलिडेट किया एंड फाइनली आई थिंक 1952 में एक फाइनल वर्जन आया जिसने ज्योतिष को काफ़ी आसान बना दिया। और लाल किताब जो है वो मेनली रिश्तों और संस्कारों को लेके चलती है, जो मैं अभी बात कर रही थी कि पहले टाइम पे तो संस्कार ही फॉलो होते थे, नेचुरल डे टू डे लाइफ में आप फॉलो कर रहे हो, जैसे माता पिता के चरण छूना, जैसे कोई आपके घर आया तो उसका टीका करना, ये चीज़ें पहले नेचुरली होती थी। हाँ, ये हमारे और हाँ, वो नेचुरली होती थी कि दशहरा आया तो माँ जो है वो दही में डिप करके आपको लक्ष्मी गणेश का वो चांदी का सिक्का दिखाएंगी। वो जो रीति रिवाज छोटे छोटे बने थे ना, उन्होंने जीवन को बहुत आसान बना दिया था क्योंकि वो नेचुरली रेमेडीज़ हो रही थी। अच्छा। अब लाल किताब में वो डे टू डे वाली रेमेडीज़ को उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया और कहीं ना कहीं रिलेट कर दिया प्लानिटरी प्लेसमेंट्स से। लाल किताब में कोई मतलब नहीं है कौन सी राशि है, कौन सी दृष्टि पड़ रही है, क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है उनको। सिर्फ ये वो एक ही कुंडली लेके चलते हैं काल पुरुष की, जो 1 से शुरू होती है। फर्स्ट अच्छा। हाँ 1 नंबर आएगा, एरीज काल पुरुष। अच्छा, उनको कोई मतलब नहीं आपका क्या लगन है, बस ये देखेंगे कि अच्छा जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है, शनि कौन से भाव में, क्या शनि 10 में है, क्या राहु 10 में है, क्या राहु अष्टम है, क्या राहु सप्तम, ये देखते हैं बस, ओनली प्लेसमेंट। उसके बेसिस पे उन्होंने रेमेडीज़ बतानी शुरू कर दी एंड दोज रेमेडीज स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो फॉर पीपल। ऐसा नहीं है, वो काम करती हैं और बहुत काम करती है, बट मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा सबसे ज़्यादा हेल्थ पे काम करती हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ अगर आते हैं, इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो ये अपने आप में को नहीं हो गया कि हम कह रहे हैं डेस्टिनी में तो जो है वो है, हाँ। तो फिर उपाय जो कर रहे हैं वो कितना बदल पाएगा उसको? बदल नहीं पाएगा। सिचुएशंस, जैसे आप सपोज बीमारी के लिए आ रही हैं और मैंने आपको कोई उपाय बताया, तो मैं आपका कोई सोल्यूशन नहीं कर रही उसमें, बस आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा सही टाइम पे। तो अच्छा। एक तरीके से उस तरीके से आपको एक हेल्प मिल जाएगी। दैट्स अ हेल्पिंग टूल और आसान बनाता है ज्योतिष को। तो आज के जो नई जनरेशन आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें वैदिक तो बहुत डिफिकल्ट लगता है बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो सीधा जाते हैं लाल किताब, न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये पढ़ने जाते हैं। तो उसमें आते हैं रिजल्ट्स, बट मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो मदर को तो आप भूल नहीं सकते ना, तो सारी चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू कनेक्ट। तो लाल किताब तो इतनी सिंपल है कि मैं अभी पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ के उसको समझ लूँगी, आप समझ लेंगी। और कहीं ना कहीं आप लेकिन मैं सबको ये कहूँगी कि क्योंकि उपाय बैकफायर करते हैं, तो वैदिक से हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या होने वाला है। ये नहीं है कि मैंने देखा आपका जुपिटर यहाँ है और मैंने खट से आपको एक उपाय क्यों देना, अनटिल अनलेस यू आर फेसिंग सम कॉम्प्लिकेशन। आप बिना परेशानी के क्यों उपाय करेंगी? नहीं करना कभी किसी को। आप वास्तु भी मैं मना कर देती हूँ। अच्छा, वास्तु भी तब कराइए जब सिम्टम्स, बिना सिम्टम्स के आप पैरासीटामोल खाते रहेंगे क्या, जब बुखार नहीं है। आजकल क्या है, रेमेडीज़ बिक रही हैं, सबको शॉर्टकट नज़र आता है, सबको लगता है कि हाँ फटाफट रेमेडी कर दें। अब रेमेडी कब करनी है, इज़ इट रिक्वायर्ड? मैं कहती हूँ इफ़ रिक्वायर्ड। स्टोन्स में आप बिलीव नहीं करती हैं? देखिए स्टोन्स में मैं क्यों बिलीव नहीं करती हूँ, उसके 2 कारण हैं। एक,
तो मैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र को मानती हूँ, दैट्स द बिगेस्ट ग्रंथ। दूसरा अपने गुरु को मानती हूँ। और एक छोटा सा तीसरा और भी है कि सपोज़ मैंने किसी को प्रिस्क्राइब कर दिया, तो मुझे क्या पता वो कांच का टुकड़ा पहन के आ रहा है या ले रहा है या सच का उसे माइंस में से जो बिल्कुल नेचुरल स्टोन से मिलते भी हैं, वो मुझे आके जब प्राइस बताता है तो मैं कहती हूँ इतना, मतलब मुझे पता है कि वो सच्चा है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसे स्टोन को पहनने का? वाई शुड आई मिस गाइड एनीवन? ओके, इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट, मेरे हिसाब से मैं नहीं करती, आई डोंट रिकमेंड। चलिए अब ना आजकल हम लोग जो पहले स्ट्रीम्स की बात करते थे वो तो मैं प्योर एस्ट्रोलॉजी की बात करी थी, लेकिन अब बहुत कुछ हो गया है। जैसे न्यूमरोलॉजी का आपने एक दो बार जिक्र किया, न्यूमरोलॉजी हो गई है, टैरो हो गया। अब टैरो में तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई कार्ड निकाल के अचानक मुझे बताएगा कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। फिर एक वो क्रिस्टल बॉल तो बड़ा एंशिएंट है, मतलब बहुत पुराने उसमें भी वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न साइड में। और क्या क्या हो गया आजकल, ऑरा फोटोग्राफी हो गई है, इतने तरह के प्रेडिक्शंस के वो हो गए हैं टूल्स। हाँ, तो किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं? देखिए मैं किसी के लिए ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो गलत है या सही है, लेकिन आपको डिफरेंस ज़रूर बताऊँगी। अब क्रिस्टल बॉल रीडिंग या ऑरा फोटोग्राफी या टैरो, दे वर्क ऑन मेनली इंट्यूशन, कि बोलते हैं कि आप, हाँ, जो देख रहा है कि आप कनेक्ट कर रहे हो विद सम एनर्जी, और आपने एक कार्ड खोला तो जो कार्ड आया, अच्छा ऐसा हो, उसको आपने इंटरप्रेट किया और आपने बताया। सो दैट्स मेनली इंट्यूशन ओनली, इंट्यूशन कनेक्शन, और आप प्रिडिक्शन कर रहे हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब आपके पास कैलकुलेटिव टूल है जहाँ बिल्कुल आप फटाफट एकदम मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेशन कर सकते हो, और वहीं साथ में आपको योगाज हैं जो बिल्कुल सटीक, मतलब फिक्स्ड है, ऐसा है तो ऐसा हो गई, तो व्हाई नॉट ट्राई दैट रादर देन ट्राइंग जस्ट द इंट्यूशन। क्योंकि जो ज्योतिष है वो इंट्यूशन, डिविनिटी, आपका कॉम्प्रहेंशन, मैथमेटिक्स और जो प्लेसमेंट्स ऑफ सबका मिला जुला एक अमल, वो एक मिक्सचर है, निचोड़ है, और वो आपको सही बताता है, ऐसा मेरा मानना है। रीना जी, एक मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कई बार एस्ट्रोलॉजिस्ट से जब बात करती हूँ तो सब का जवाब एक ही मिलता है कि कोई भी ज्योतिषी अपनी और अपने परिवार की पत्री नहीं देख पाता है। मतलब देखने की कोशिश भी, वैसे तो देखते नहीं है, कोशिश करें तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा होता है कि मिस हो जाती है। ये मिस्ट्री क्या है? ये बिल्कुल सच है, और मैं भी उसी, आपने जिनसे पूछा, मैं भी उसी सर्कल में आती हूँ। क्योंकि देखिए इसका एक बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दूंगी। जो सर्जन है उसका अगर बच्चा आ गया टेबल पे और उसको उसकी सर्जरी करनी है तो उसके हाथ कांपेंगे। सेम चीज़ एस्ट्रोलॉजर के साथ होती है। हम भी तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना कुंडली का, कुंडली खोली है, एक एक चीज़ उसको, एक एक पार्ट उसकी लाइफ को देख रहे हैं, बुरा भी दिखेगा अच्छा भी दिखेगा। एंड इफ़ आई एम अ मदर ऑफ, एंड मैं अपने बच्चे की देख रही हूँ या अपने हस्बैंड की या किसी की, तो मेरा माइंड मेरा चंद्रमा बायस होगा, मेरा माइंड बायस होगा। मैं बुरा देखना ही नहीं चाहूँगी, मुझे देखना ही नहीं बुरा, मुझे दिख रहा है पर मैं कहूँगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं उसके और वर्गा चार्ट्स में जाऊँगी, दिमाग ख़राब होता है। वर्षफल देखूँगी, हाँ भाई अच्छा चलो ठीक है, ये बुरा है क्या, ये साल ठीक है, अगला साल ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू इट। तो आप किसी और को दिखाती हैं अपनी पत्री? हाँ, अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं, आई हैव अ टीम, तो मैं उनमें से किसी को बोलती हूँ प्लीज़ मेरे बेटे का ये देख दो। सो नो, आई डोंट डू दैट। एंड आई थिंक कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं करता, कोई नहीं करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप बायस्ड होंगे, आप नहीं उस पर विश्वास करेंगे। वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, मैंने आपको बोला ना, हम भी तो उसी जनता का पार्ट है। सो चलिए चलते चलते काम करते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग बिल्कुल क्या है वो क्विक रील्स और टिप्स का ज़माना है। जैसे आपने कहा पुराने जो रिवाज होते थे उनमें बहुत सारी रेमेडीज अपने आप होती थी, तो इररिस्पेक्टिव की मेरे पत्री में क्या है या इन सब की पत्री में क्या है, एक दो चीज़ें जो हम अपनी डेली प्रैक्टिस में हमें शामिल कर ही लेनी चाहिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जो कॉलेज में जा रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, बट वो कर लें तो उससे फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ऐसी कोई एक दो टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? देखिए जनरल टिप तो मैं दूंगी ही, बट उसके अलावा 2025 आ रहा है, तो 2025 का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो यूनिवर्सल नंबर 9 बनता है, और नंबर 9 मंगल का है। तो इसलिए 2025 में तो मैं सबको बोलूँगी कि आप हनुमान जी के चरण पकड़ें, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड करें और ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेशन सिर्फ रेमेडी नहीं है, अदरवाइज ऑल्सो हम कहते हैं कि जब आप रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेशन करते हैं, वो सिर्फ सोशल वर्क नहीं है, उससे कहीं ना कहीं कैंसर को भी रोका जा सकता है, क्योंकि आपका ब्लड हर बार नया बन रहा है, आपने डोनेट किया तो। ये तो है 2025 के लिए। अदरवाइज डे टू डे बेसिस पे, जैसे ऋचा जी ने कहा, तो डे टू डे बेसिस पे आप विष्णु सहस्त्र नाम ज़रूर करें,
हनुमान चालीसा ज़रूर करें, नहीं पढ़ सकते, नहीं बोल सकते तो सुने ज़रूर उसको, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि माता पिता, चंद्रमा और सूर्य दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं। उनके चरण छूना, उनसे उनकी इज़्ज़त करना, अपनी माँ की इमोशनल जो कंडीशन है उसका ध्यान रखना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, पिता की इज़्ज़त का ध्यान रखना, ये 2 चीज़ें आप करेंगे तो आप देखेंगे आप जीवन में बहुत सुखी रहेंगे, और जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको आप हैंडल करने के लिए सक्षम होंगे। चलिए, 2025 कुछ बहुत बड़ा संकट लेकर तो नहीं आ रहा है देश के लिए, धरती दुनिया के लिए? देखिए 2025 ऋचा जी, आप वही आपने बोला ना इंस्टा, आपने इंस्टा रील्स देखी होंगी, तो हाँ। नहीं, मैंने देखी नहीं, लेकिन जनरली ऐसी होती है इसलिए। नहीं 2025 इज़ अ मिक्स। देखिए सिर्फ बुरा बुरा नहीं है, अच्छा भी है। अब बुरे में हाँ, आपने जैसा कहा कि वॉर्स वगैरह हो ही चल ही रहे हैं, और भी थोड़ा ब्लडशेड हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे अटैक्स हो सकते हैं, तो ये डेफिनेटली आप 2025 में देखेंगी। ये थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट था। अच्छा पार्ट ये है कि जो मंगल हमें देता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी, आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो कुछ काम करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उनका अगर मंगल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है और मंगल अच्छा है और हनुमान चालीसा पढ़ें, तो मुझे लगता है कि वो उस काम को करने के योग्य अपने आप को समझेंगे, उनका मेंटल पावर बढ़ जाएगा। एक ये चीज़। दूसरा, अगेन राहु 18 साल बाद आ रहे हैं, तो राहु का जो प्लेसमेंट इस बार हो रहा है वो आ रहा है कुंभ राशि में। तो कुंभ मतलब, आप कुंभ में थोड़ा सा बता देती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबको पता है भगवान धन्वंतरी एक कुंभ लेके निकले थे, तो जब वो समुद्र मंथन के बाहर कुंभ लेके आए, उसमें कुंभ में बहुत कुछ था, मतलब धन संपत्ति और नॉलेज और सब कुछ, बहुत कुछ। तो वो कुंभ वाली जो राशि है वहाँ राहु आ रहे हैं। अब राहु इज़ नॉट एक्सपेंशन, इट्स एक्सप्लोजन। राहु इज़ IT, तो IT फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय है ये, बहुत बढ़िया। AI में नए नए टूल्स आएंगे, AI बहुत एनहांस होगा, और हो सकता है जैसे अभी मोदी जी बात भी कर रहे थे कि ये जो एयरबस की, तो वो हो सकता है उसके ऊपर खूब काम हो 2025 में। तो एनीथिंग रिलेटेड टू IT, एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत डेवलपमेंट होगा। और स्पीड, अभी 5G से किसी का मन नहीं भरेगा, सबको और स्पीड चाहिए होगी, वो आप देखेंगे कि वो होगा। जीवन में भी सबको स्पीड चाहिए। बहुत अच्छा नहीं मानती मैं इसको, मैं तो कहती हूँ थोड़ा शांति। सो आई विल से कि आप थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लेके अपने होम टाउन जाएं और थोड़ा रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, सबको ये बोलूँगी। मैं ज़्यादातर उन लोगों के तरफ से पूछना चाहती थी जो नहीं विश्वास करते, तो मुझे लगा शायद उनको अपने कुछ सवालों के जवाब मिले। देखिए जो नहीं विश्वास करते ना, उनके लिए एक छोटी सी बात बोलूँगी। मैं चाहूँगी भगवान करे उनका जीवन बहुत सुखमय चले, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको विश्वास नहीं है, आप कहते हैं विश्वास नहीं है, तो आप पहले उस चीज़ को पूरा जानें जिसके बारे में आप कमेंट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत, मतलब कहते हैं ना कि उसको समझें, पढ़ें, फिर आप बोलिएगा कि आपको विश्वास नहीं है। एक बात। दूसरी बात, सुखमय जीवन जब तक चल रहा है, पेट भरा हुआ है, तब तक आप वैल्यू नहीं करते चीज़ों की। जब ठोकर लगती है तब अच्छे अच्छे आते हैं ज्योतिषियों के पास, मैंने देखा है। तो जब परेशानी होती है, आपने नॉन बिलीवर्स को बिलीवर्स में कन्वर्ट होते देखा? बहुत बहुत देखा है। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, इतने सारे लोग आते हैं कि मतलब सिस्टर आएगी कि मेरी सिस्टर को बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि, तो फिर मैं कहूँगी देखिए विश्वास नहीं है तो उनकी डेस्टिनी जब लाएगी तब वो आएँ, आप फोर्स मत करिए। लेकिन फिर भी जब आते हैं तो बाद में फिर जो फीडबैक्स देते हैं, वेरी ओवरवेलमिंग। मैं मन नहीं भरा है, लेकिन रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई, हमसे इतनी सारी बातें की, और मेरे सवाल तो आपसे चलते ही रहेंगे, ऑन कैमरा हो गए, ऑफ कैमरा भी चलते रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊं तो हमने बात तो पहले बहुत करी है, लेकिन इतनी, जैसे बोलते हैं ना, इन डेप्थ, हार्ट टू हार्ट तो बहुत हुआ, लेकिन इन डेप्थ अबाउट द सब्जेक्ट। और आपने भी नोटिस करा होगा, वैसे मैं कम बोलती हूँ, लेकिन व्हेन इट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी आई गो क्रेजी। मैं बोल सकती हूँ रात दिन। थैंक यू सो मच रीना जी, और कुछ तोहफे हमारी तरफ से आपके लिए हैं। थैंक यू सो मच। You have very beautiful, way of doing things and saying things. बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।